2024 के लोकसभा चुनाव शुरू होने से पहले जिस तरीके की प्रचंड जीत राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में बीजेपी को मिली और जो चुनाव पूरी तरीके से नरेंद्र मोदी के गारंटी पर लड़ा गया था, उसके बाद 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर किसी तरीके के मन में कोई असमंजस नहीं था। अब की बार पूरा देश कह रहा है, अब की बार खड़गे जी भी कह रहे हैं, देश का मिजाज एनडीए को तो 400 पार कर पाई के रहेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को 370 सीट अवश्य देगा। बीजेपी को 370 सीट और एनडीए को 400 पार। और यह बात तय थी कि 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस कहीं खड़ी नहीं है और अगर वह चुनाव लड़ेगी तो सिर्फ लड़ने के लिए ही लड़ेगी। और शायद यही कारण था कि 400 पार का नारा देकर नरेंद्र मोदी और अमित शाह राहुल गांधी के बचे खुचे मनोबल को भी ध्वस्त कर देना चाहते थे। तब 2 दिन पहले ही हमारे नेता और देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने राष्ट्रीय परिषद में हमारा आह्वान किया है। वहां से 2 नारे दिए गए। पहला नारा था, अब की बार, अरे जोर से बोलो, महाराणा प्रताप की भूमि के कार्यकर्ता हो, अब की बार, फिर एक बार, जोर से बोलिए जरा, फिर एक बार। अब अगर 400 पार करना है और मजबूती के साथ मोदी सरकार बनानी है तो राजस्थान में कहीं भी गलती नहीं होनी चाहिए। लेकिन क्या पता था कि 400 पार का नारा ही राजनीतिक तौर पर 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के गले की हड्डी बन जाएगी। क्योंकि 400 पार के नारे को लेकर कांग्रेस ने किस तरीके से इसे संविधान बदलने और आरक्षण खत्म करने से जोड़ दिया है और यह नारा और यह मुद्दा हिंदी पट्टी के राज्यों में लोगों के बीच रेंगने लगा है, उससे इस देश के समूचे राजनीति का समीकरण बदल गया है। सीधे आपको ले चलते हैं। हर इंस्टीट्यूशन को तोड़ा जा रहा है। पार्लियामेंट में हमें बोलने नहीं देते हैं। तो आपने कल ही परसों देखा, जुडिशरी पे दबाव डालते हैं। तो इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर को तोड़ रहे हैं और जो भी मेन पिलर्स हैं हमारे देश के, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को, उनको एक एक करके तोड़ रहे हैं। किसी ना किसी तरीके से उसको खत्म करना चाहते हैं। और मैं यहां से कह रहा हूं, हिंदुस्तान की जनता को कह रहा हूं, और खास तौर से जो दलित, ओबीसी, एसटी के लोग हैं उनसे कह रहा हूं कि रिजर्वेशन को हम कभी नहीं मिटने देंगे। चाहे मोदी जी सपना देखें, मोहन भागवत सपना देखें, हम उसको नहीं होने देंगे। और शायद यही कारण है कि इस पूरे मुद्दे को लेकर संघ के संचालक मोहन भागवत को निकलकर यह कहना पड़ा
कि बीजेपी और संघ आरक्षण को लेकर जो भी सोचती है वो संवैधानिक दायरे में सोचती है और वह आरक्षण को खत्म करने के पक्ष में नहीं। मैं यहाँ आया कल तो मैंने सुना एक वीडियो घूम रहा है कि संघ वाले बाहर से तो बाकी अच्छे करके अंदर जाके कहते हैं आरक्षण का हमारा विरोध है, बाहर हम बोल नहीं सकते। अभी एकदम असत्य बात है, गलत बात है। जब से आरक्षण आया है तब से संविधान सम्मत सारे आरक्षण को संघ पूर्ण समर्थन देता है और संघ ये कहता है कि आरक्षण जिनके लिए है उनको जब तक आवश्यक लगेगा या सामाजिक कारणों से दिया गया है वो भेदभाव जब तक है तब तक ये आरक्षण जारी रहना चाहिए। लेकिन सवाल यह भी खड़ा होता है कि जिस तरीके के नारे बीजेपी से जुड़े हुए बड़े नेताओं ने दिए हैं, क्या वह इस बात की तरफ संकेत करता है कि 400 पार का नारा अगर सही साबित हुआ तो क्या सचमुच संविधान बदल जाएगा? और आरक्षण खत्म हो जाएगा? नमस्कार, दिस इज एसके सिंह और द पीपल चैनल के मुद्दे की बात प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले कि आरक्षण के मुद्दे के पन्ने को एक एक करके पलटना और समझने की हम कोशिश करें, सबसे पहले हम यह समझते हैं कि आखिर में चुनाव के 2 चरण बीतने के बाद आरक्षण का मुद्दा इतना संवेदनशील मुद्दा कैसे बन गया। आपको याद होगा कि चुनाव शुरू होने से पहले, चाहे वो मार्च में 2024 में जिस तरीके से बीजेपी के नेता आनंद हेगड़े ने 400 पार के नारे को लेकर यह बयान दिया था कि अगर 400 पार आ गए तो संविधान बदल सकता है, और यही बात 2 अप्रैल 2024 को ज्योति बिरधा, जो कि राजस्थान से सांसद का चुनाव लड़ रहे हैं बीजेपी की तरफ से, उन्होंने भी इस बात का जिक्र किया कि अगर 400 पार बीजेपी आ जाती है तो संविधान में बदलाव निश्चित है। और सिर्फ यही नहीं, अगर उत्तर प्रदेश से फैजाबाद के सांसद लल्लू सिंह की अगर आप बात कहें तो उन्होंने भी इस बात के संकेत दिए थे कि 400 पार का नारा संविधान बदलने के लिए जरूरी है। और कहीं ना कहीं इस मुद्दे को लेकर विपक्ष किस तरीके से इतना हावी हो गया कि अपनी चुनावी रैलियों में इस बात का जिक्र वह बार बार करने लगा कि बीजेपी 400 पार अगर आ गई तो वह संविधान को खत्म कर देना चाहती है, संविधान को बदल देना चाहती है और आरक्षण को खत्म कर देना चाहती है। मोदी जी भाजपा के नेता बेरोजगारी की बात नहीं कर रहे हैं, महंगाई की बात नहीं कर रहे हैं, जो असली समस्याएं किसानों की, महिलाओं की, उनके बारे में बात ही नहीं हो रही है। बात इधर उधर की ध्यान भटकाने के लिए हो रही है। इसलिए मैं जहां भी जाती हूं मैं कहती हूं, ये चुनाव आप अपने लिए लड़िए, आप इस चुनाव को अपने मुद्दों के बारे में बनाइए। ANI को दिए इंटरव्यू में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि किसी को डरने घबराने की जरूरत नहीं है, सब लोग सुरक्षित हैं। अगर तीसरी बार मोदी जी की सरकार बनती है तो वो यथावत उसी तो उनसे किसी ने पूछा, क्योंकि आप लोग तो पूछते नहीं है। ANI का हाँ, चाहे ANI का हो, चाहे किसी भी चैनल का हो, आप उनसे पूछते नहीं है। आपको उनसे पूछना चाहिए था कि उनके जो नेता हैं हर जगह जाके ये क्यों कह रहे हैं कि संविधान को बदलने वाले हैं। सुनिए कि आप उनसे पूछिए ना कि संविधान को बदलने वाली बात उन्हीं के नेता क्यों कर रहे हैं, ये बात उभरी कहाँ से और इस बात का मतलब क्या है। अगर किसी को डरना नहीं चाहिए तो इसका मतलब क्या है, क्योंकि जब संविधान बदलेंगे तो आरक्षण को क्या होगा। जब संविधान बदलेंगे तो ये जो अधिकार है जो सबका है इस देश में,
कि चाहे प्रधानमंत्री हो चाहे छोटे से छोटा किसान हो, उसका वोट का अधिकार है। इसका क्या होगा? तो इसका जवाब देना, ये कहना काफी नहीं है कि डरिए मत, हम तो वैसे भी नहीं डरते। आरक्षण के मुद्दे को बल इसलिए भी मिला क्योंकि जिस तरीके का वादा कांग्रेस और राहुल गांधी ने अपनी मैनिफेस्टो में किया है कि कैसे वह यह आंकड़ा निकालेंगे कि ओबीसी, दलित और पिछड़ों की भागीदारी मुख्य संस्थान और कंपनियों में किस तरीके की है और आने वाले समय में उनकी भागीदारी को संविधान के दायरे में वह और बढ़ाने की कोशिश करेंगे। शायद इसी बात की को संकेत करते हुए जिस तरीके से नरेंद्र मोदी ने विपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस को माओवादी विचारधारा का साबित करने की कोशिश की और इस देश को डराने की कोशिश की कि लोगों ने जितनी भी धन संपत्ति अर्जित कर रखी है उसको छीनकर कांग्रेस जो है मुसलमानों को बांट देगी, इस तरीके की बात वह करने की कोशिश की और पूरे मंडल की राजनीति को कमंडल की राजनीति यानी धर्म की राजनीति में से साधने की कोशिश की। लेकिन अगर आप भारत की राजनीतिक इतिहास को देखें तो मंडल की राजनीति में कई बार इस देश के चुनावी आंकड़े को बदले हैं और शायद नरेंद्र मोदी और बीजेपी का यह डर कि उसके मंडल यानी धर्म की राजनीति पे कहीं यह जात की राजनीति हावी ना हो जाए तो यह खेल 2019 का बिल्कुल बदल जाएगा। जब तक मोदी है तब तक बाबा साहब आम्बेडकर ने जो आरक्षण दिया है उस आरक्षण पर कभी कोई आंच आने वाली नहीं है। दूसरी बात, जब तक मोदी है तब तक आपकी जमीन पर भी कोई आंच नहीं आ सकती है, कोई पंजा आपकी जमीन पे हाथ नहीं लगा सकता है। यह सवाल इसलिए भी खड़ा होता है कि 2019 के नरेंद्र मोदी के प्रचंड जीत में जिस तरीके की भागीदारी इस देश के ओबीसी वर्ग, दलित वर्ग और पिछड़े वर्ग ने दी थी, उसी ने कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी के कल्ट और नरेंद्र मोदी के ब्रांड को जो है कि खड़ा किया था। लेकिन चुनाव के दो दौर यानी चुनाव जिस तरीके से दो दौर में बीता है और उसमें जो लोगों का रुझान कम हुआ है, इस बात की तरफ संकेत देता है कि अगर लोग देश की सत्ता को बदलना नहीं चाहते हैं तो उनका विश्वास भी कहीं ना कहीं बीजेपी और नरेंद्र मोदी से कम हुआ है और यह संकेत इस देश की सत्ता के लिए बहुत ही डराने वाला है। अगर आप कुछ आंकड़ों को देखें 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर तो कहीं ना कहीं हिंदी पट्टी में, जिसमें राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, इसमें ओबीसी और दलित ने बढ़ चढ़कर बीजेपी का साथ दिया। अगर आप कुछ आंकड़े को देखें तो 2019 में ओबीसी ने 47% बीजेपी को वोट दिया था, जो 2024 के संदर्भ में 9% ज्यादा था। और यह आंकड़े जो मैं बता रहा हूं यह बाकायदा CSDS लोक नीति के आंकड़े हैं, जो एक सरकारी संस्थान है, उसके यह आंकड़े हैं और यह आंकड़े इस बात की तरफ संकेत करते हैं। MP मध्य प्रदेश में 66% ओबीसी ने बीजेपी को वोट दिया था और 27% कांग्रेस को, जिसमें 66% ओबीसी, ST शेड्यूल कास्ट ने 54% और SC ने 38% जो है कि बीजेपी को वोट दिया था। अगर यही राजस्थान को देखा जाए तो ओबीसी को ने 72% बीजेपी को वोट दिया था, जबकि कांग्रेस को सिर्फ 23%।
55% जो है कि वो एसटी ने और शेड्यूल कास्ट ने 39% जो है कि बीजेपी को वोट दिया था। लेकिन अगर इसी आंकड़े को आप झारखंड में लेकर आए तो 70% ओबीसी ने बीजेपी को वोट दिया था और शेड्यूल ट्राइब्स ने 65% जो वोट वो बीजेपी को दिया था। अगर इसी आंकड़े को आप उत्तर प्रदेश में लेकर आए तो 80% ओबीसी ने बीजेपी को वोट दिया था, जिसमें कुर्मी, जिसकी बात मैं कर रहा हूं, वो कुर्मी जो वोट है उन्होंने बीजेपी को वोट दिया था। 91% जाटों ने जो है कि बीजेपी को वोट दिया था। 23% यादवों ने बीजेपी को वोट दिया था। 72% जो अदर्स ओबीसी हैं उन्होंने जो है कि बीजेपी को वोट दिया था। अगर इसी आंकड़े को अगर आप बिहार में लेकर आए तो कुर्मी ने जो 70% वोट बीजेपी को दिया था, 21% यादवों ने बीजेपी को वोट दिया था और 76% अदर ओबीसी ने बीजेपी को वोट दिया था। तो जिस तरीके की सीटें हिंदी पट्टी में बीजेपी को मिली और प्रचंड जीत नरेंद्र मोदी ने हासिल की, उसमें बीजेपी को या ओबीसी का वोट बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। और शायद यही कारण है कि अगर तमाम राज्यों, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे वो राजस्थान हो या फिर हरियाणा में ओबीसी के एक व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाने की बात हो, यह सारे जो डिसीजन नरेंद्र मोदी ने लिए हैं वो इस बात की तरफ संकेत करता है कि यह मामला कितना बड़ा है। और शायद यही कारण है कि ओबीसी के मुद्दे को लेकर बीजेपी डरी हुई है। अगर आप मोहन भागवत या फिर संघ के अपने विचारधारा को ले तो उनका यह मानना रहा है कि जिस तरीके की रिजर्वेशन की व्यवस्था इस देश के, अब देखना यह है कि आने वाले समय में राहुल गांधी और समूचा विपक्ष इस मुद्दे को लेकर किस तरीके से वह आम लोगों के बीच में पहुंचाता है और इस चक्रव्यूह को भेदने में नरेंद्र मोदी और अमित शाह कितने कामयाब होते हैं और इसका प्रभाव 2024 के इलेक्शन में किस तरीके से पड़ता है, यह आने वाला समय बताएगा। तो मुद्दे की बात प्रोग्राम में बस इतना ही। इसी तरीके के मुद्दे को लेकर हम दोबारा आपके सामने हाजिर होंगे। इस पूरी मुद्दे को लेकर आपकी अपनी क्या राय है, आप इस कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। और अगर आपको यह मेरा प्रयास अच्छा लगा है तो आप इसे सब्सक्राइब करके चैनल को, इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। नमस्कार, जय हिंद।